हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के एक्सरसाइज का पार्ट 4। पार्ट 1 में हमने एमसीक्यूज़ और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखे थे। पार्ट 2 में न्यूमेरिकल का एक पार्ट लिया था और उसके बाद में पार्ट 3 में भी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स 23 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किए थे। आज ये जो पार्ट है, ये एक्सरसाइज के पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, तो ये पूरे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अभी ये थोड़ा सा देर से मैं पब्लिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि ये सब आपका थ्योरी होने के बाद में आप खुद ही उसको सर्च करोगे और लिखोगे। बट बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि ये एक्सरसाइज भी मैं कंप्लीट कराऊँ। तो वैसे तो अपनी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर कुछ भी एक्सप्रेशन अब इस एक क्वेश्चन में आता है और आपको नहीं समझता है तो आप उसके बारे में जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब फटाफट क्या लिखना है। वैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये आंसर्स लिखे हैं। आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हो, आपके लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि ऐसे के ऐसे ही लर्न करना है, आप आपके हिसाब से उसको कम ज़्यादा यानी आपके लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट लेने वाली हूँ ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? वाई 2 और मोर मर्क्यूरी ड्रॉप्स फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। समझ में आया क्या क्वेश्चन? कि 2 और 3 मर्क्यूरी ड्रॉप लेकर सिंगल ड्रॉप मिला के एक बहुत बड़ा ड्रॉप बनता है, सिंगल ड्रॉप बनता है। तो क्यों बनता है? तो इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? ये आंसर तो आपको दिखाई दे रहा है। तो एक बार पढ़ लेते हैं ये आंसर क्या है। तो उसमें क्या रहता है, मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग रहती है। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप्स के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग रहती है। और जब 2 ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं सेम लिक्विड के और व्हेन दे आर कम नियर टू ईच अदर देन दे एक्सपीरियंस अ पुल टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, दोनों एक्सपीरियंस करेंगे एक पुल जो कि उनको खींच लेगा, यानी खिंचाव फील करेगा। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ठीक है, एंड सो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप। ओके, तो ये जो फोर्स है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज कोहेसिव फोर्स बिकॉज वी सी दैट कि फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। ओके, तो यही रीज़न है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न 2 और मोर मर्क्यूरी ड्रॉप्स फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, आंसर समझ में आया? आपको दिख ही रहा है आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वाई डज वेलोसिटी इंक्रीज व्हेन वाटर फ्लोइंग इन ब्रॉडर पाइप एंटर्स अ नैरो पाइप? ठीक है, जब हमने देखा है, ये भी हमारा हो गया है कि इफ़ वी कंसिडर अ पाइप, कैसा है पाइप? यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ इसका एक भाग नैरोअर है, एक भाग ब्रॉड है। तो व्हेन द वाटर कम्स इन नैरो पार्ट देन वेलोसिटी एट दिस पार्ट, सपोज v1 है और हियर द वेलोसिटी इज v2, देन वी ऑब्जर्व दैट द वेलोसिटी एट v1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट v2। वाई क्यों ऐसा है, यही पूछा है। वाई डज वेलोसिटी इंक्रीज? वेलोसिटी क्यों इंक्रीज होती है जब वाटर ब्रॉडर पार्ट से लेकर एंटर होता है नैरोअर पार्ट? तो अभी मैंने यहाँ पे एरो दिखाया, पर क्वेश्चन अपना ऐसा है कि ब्रॉडर पार्ट से लेकर नैरोअर पार्ट में जब वाटर एंटर करता है तो वेलोसिटी क्यों इंक्रीज होती है? ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रॉडर पाइप। तो सपोज हियर A1 इज़ द, यहाँ पे जो ब्रॉडर पाइप है, सपोज इसका एरिया ऑफ ब्रॉडर साइड है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और जो नैरोअर पार्ट है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज इट इज़ A2। ओके, और वेलोसिटी जो है मैंने उल्टी ली है। तो यहाँ पे v1 इज़ द वेलोसिटी एट ब्रॉडर पार्ट एंड v2 इज़ द वेलोसिटी एट नैरोअर पार्ट। सो अब अपना क्वेश्चन था, अब यहाँ पे v2 इज़ ग्रेटर देन v1 आना चाहिए। ओके, तो ये समझ में आया होगा क्यों। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है अपने पास में a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2।
ओके। तो अब A2 कैसा है, अब ब्रॉडर है, तो A2 का क्रॉस सेक्शन जो है A2 इज़ लेस देन, A2 कैसा है, नैरो है, A1 कैसा है, ब्रॉड है, तो A2 कौन छोटा है, A2 इज़ लेस देन A1, ओके। सो देन इसीलिए वेलोसिटी एट V2 इज़ ग्रेटर देन V1. सो व्हेन वाटर फ्लोइंग इन ब्रॉडर पाइप एंटर्स अ नैरो पाइप द वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड रीजन कैन बी गिवन बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब आप बोलोगे कि A2 इज़ लेस देन A1 तो बराबर है, तो एकदम से V2 इज़ ग्रेटर देन V1 क्यों हो गया, तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, किसके ऊपर से आ गया ये, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर से, ठीक है। तो समझ में आया, ये अपना आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके हैंड राइटिंग में, और अगर आपको कुछ ऐड करना है, कैंसिल करना है, तो इसको आप कर सकते हो। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ओके। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द स्पीड ऑफ लिक्विड इंक्रीज एंड इट्स प्रेशर डिक्रीज व्हेन लिक्विड पासेस थ्रू कॉन्स्ट्रिक्शन इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप। ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन है, पर यहाँ पे क्या बोला है कि प्रेशर डिक्रीज होता है व्हेन लिक्विड पासेस थ्रू कॉन्स्ट्रिक्शन इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप। अब अगेन वैसे ही पाइप निकालेंगे, कैसा पाइप है, अगर कॉन्स्ट्रिक्शन के यहाँ आता है, जब लिक्विड यहाँ पे आता है तो उसका प्रेशर क्यों डिक्रीज़ होता है। जैसे हमने बोला है नैरो पार्ट बोल सकते हो आप इसको, या कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोल सकते हो। अगर ये पाइप अगर फिर से ऐसा है सपोज, तो दिस इज़ नोन एज कॉन्स्ट्रिक्शन, ओके। तो लिक्विड जैसे ये कॉन्स्ट्रिक्शन में आता है तब उसका प्रेशर कैसा रहता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और वेलोसिटी कैसी रहती है, अभी हमने देखा वेलोसिटी कैसी रहती है, V1 इंक्रीज रहती है, वेलोसिटी इंक्रीजेस बट प्रेशर डिक्रीजेस, ओके। तो ये क्यों होता है, तो अगेन वी सी दैट देर आर जो फ्लोइंग वाटर है वो इट कंसिस्ट ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जीज। पहली तो रहती है, ये हमने सब देखा है, प्रेशर एनर्जी। पहली एनर्जी कौन सी रहेगी, प्रेशर एनर्जी। सेकेंड एनर्जी इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। थर्ड एनर्जी इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। 3 टाइप्स की एनर्जी पजेस करता है लिक्विड। कौन सी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जब वो जो लिक्विड है व्हेन इट कम्स इन द नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज होती है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। एंड दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ये कैसी रहती है, क्यों इंक्रीज होती है, बिकॉज प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। इफ़ पाइप अगर हॉरिजॉन्टल पाइप रहता था, सपोज वी कंसिडर अ हॉरिजॉन्टल पाइप, देन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी रहती थी, अनअल्टर्ड रहती थी, ठीक है। बट हेंस द इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी इज एट द कॉस्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी। अब पाइप ये ऐसा ही नहीं, पाइप अपना ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल पाइप। हमने ऊपर भी आप देख सकते हो, ऊपर की डायग्राम में भी पाइप कैसे कंसिडर किया, हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी है, अनअल्टर्ड है, ठीक है। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है, सिर्फ ओनली ड्यू टू द प्रेशर एनर्जी, ठीक है, इज एट द कॉस्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी है। तो हेंस फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन और बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है आपका इक्वेशन, बस हमने अभी बोला है कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अनअल्टर्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आएगी ही नहीं, तो P प्लस हाफ यहाँ पे क्या आएगा फिर, रो V² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब अपना बर्नौलीज इक्वेशन कैसे बन जाता है, P इज इक्वल टू हाफ रो V² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इट मीन्स वेलोसिटी इज़ लार्ज, अगर वेलोसिटी लार्ज है तो प्रेशर क्या है, स्मॉल है, एंड वाइस वर्सा। कुछ भी बोल सकते हो, वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, इसलिए वाइस वर्सा लिखा है। सिंस वेलोसिटी इज़ हाई एट नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन, हेंस प्रेशर इज़ लो देयर, ठीक है। अगर वेलोसिटी हाई है तो नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन में वेलोसिटी हाई है तो वहाँ पे प्रेशर नेचुरली क्या होगा, इसलिए लो रहेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। आपको आंसर दिख ही रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लगे तो ये डायग्राम भी आप निकाल सकते हो, अगर नहीं निकालना है तो भी चलेगा, मैं सब इरेज कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने हैंड राइटिंग में इसको आराम से लिखिएगा, ठीक है। अगर कुछ पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं, कैंसिल करने हैं, आप कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से आंसर है,
हो सकता है आप इसमें कोई आपके टीचर और ऐड कर सकते हैं या आपको और एडिशनल कुछ मिल जाए तो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेस, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेस क्या है, प्रेशर लिखना रह गया है। प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, यहाँ पे क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। ये है अपना इक्वेशन नंबर 6। ओके, तो क्या निकालना है, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो ये हमने एक्सप्रेशन जब थ्योरी हुई थी डिटेल में हमने यहाँ पे देखा था। ओके, तो अब देखेंगे क्या है। तो देखो यहाँ पे हमने एक स्पेरिकल ड्रॉप कंसिडर किया है, तो प्रेशर इनसाइड दिस स्पेरिकल ड्रॉप जो है वो पिया है और आउटसाइड उसका प्रेशर कितना है, पीओ है। और बोला गया है कि इनसाइड प्रेशर कैसा है, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इट इज़ ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप। ओके, तो एक्सेस प्रेशर कैसा हो गया, फिर एक्सेस प्रेशर अपना कैसा हो गया, तो जो ग्रेटर कौन सा है, पी आई है, और दूसरा प्रेशर कौन सा है, पी ओ। तो ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे, पी आई माइनस पी ओ जो है इट इज़ नोन एज एक्सेस प्रेशर, उसको ही क्या बोलेंगे, एक्सेस प्रेशर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो अब रेडियस कैसा है, देखो इनर जो रेडियस है इंटरनल वो है आर है, और आउटर एक छोटा पार्ट कंसिडर किया है, इट इज़ डेल्टा आर। दैट इज़ रेडियस कैसे इंक्रीज हो रही है, आर टू आर प्लस, यहाँ पे डेल्टा आर चाहिए था, आर टू आर प्लस डेल्टा आर, ऐसी रेडियस इंक्रीज हो रही है। और ये डेल्टा आर कैसा है, यहाँ पे डेल्टा इज़ वेरी स्मॉल है। डेल्टा आर कैसा है, यहाँ पे डेल्टा आर चाहिए था, डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्रेशन चाहिए तो इसका जो वीडियो है वो भी मैंने किया है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अब इनिशियल सरफेस एरिया क्या है, इनिशियल सरफेस एरिया जब आर रेडियस थी तो इनिशियल सरफेस एरिया इज़ A1 इज इक्वल टू 4πr², और फाइनल सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप क्या था, A2 इज इक्वल टू 4πr प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर 4πr² क्यों आया, क्योंकि स्पेरिकल ड्रॉप है, स्पीयर का रेडियस क्या है, एरिया क्या है, 4πr² है। ओके, तो यहाँ पे जब रेडियस आर रहती थी तो एरिया क्या है, A1 है, और A1 की वैल्यू कितनी है, 4πr²। अब रेडियस आर प्लस डेल्टा आर बन गई है ना, हमने अभी डायग्राम को देखा, आर प्लस डेल्टा आर है तो एरिया क्या बन गई, 4πr प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर। ओके, तो A2 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के इक्वेशन में, तो वो लिखा है। उसके बाद में 4π से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, वो लिखा है। अब डेल्टा आर कैसा है, वेरी स्मॉल है, तो जो डेल्टा आर स्क्वायर वाली जो टर्म है हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। डेल्टा आर स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये है और ये है, उसको निगलेक्ट करेंगे। ओके, तो वी गेट ओनली A2 इज इक्वल टू 4πr² प्लस 8πr डेल्टा आर। ओके, ये मिल गया है। तो अब इक्वेशन क्या मिलता है, दस इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप इज। अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सॉरी यहाँ पे ये कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ जो बड़ी वाली टर्म है उसको ही कैंसिल करना है, 4πr² को कैंसिल नहीं करना है। हाँ, ये याद रखिएगा, थोड़ी जल्दी में मैं बोल गई ऐसा। 4πr² प्लस डेल्टा आर 8πr डेल्टा आर प्लस 4π डेल्टा r² की डेल्टा r² वाली टर्म कैंसिल करनी है, r² वाली नहीं करनी है, डेल्टा वाली। ओके, तो डेल्टा r² वाली टर्म हमने कैंसिल कर दी है, निगलेक्ट की है, तो वी गेट A2 के दो ही टर्म मिलते हैं। अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया कैसा है, dA है, इट इज़ A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी निकाली है, 4π, देखो 4πr² प्लस 8πr डेल्टा आर, और उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, A1 है माइनस 4πr²। अगर माइनस हो गया तो ये कैंसिल हो गया, वी गेट 8πr डेल्टा आर। तो वर्क डन क्या हो गया, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, देयरफॉर वर्क डन dW इज इक्वल टू T इंटू dA, इट इज़ इक्वल टू T इंटू dA की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 8πr डेल्टा आर। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे, तो ये जो वर्क डन है इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। वर्क डन आपको मालूम है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहता है, और कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर हो गई है।
ठीक है। तो आप इतना ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट अल्सो करके लिख सकते हो। अल्सो dW इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा आर। देयरफॉर एक्सेस प्रेशर इज गिवन बाय, एक्सेस प्रेशर कैसा है, इट इज़ इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इनटू सरफेस एरिया। तो कितना, एक्सेस फोर्स इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इनटू सरफेस एरिया, क्योंकि वी हैव जो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया रहता है, आपको तो मालूम ही है। तो जो फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, F इज इक्वल टू P इंटू ए। इस हिसाब से आप P यानी एक्सेस प्रेशर लेते हैं और A इंटू सरफेस एरिया लेते हैं, और दो इसको, और जो अपना ये पहले वाला इक्वेशन है, यहाँ पे भी हमने F निकाला है, यहाँ पे भी जो dW है, तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं dW की जो वैल्यू है, तो फोर्स की वैल्यू उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आता है, देखो इक्वेशन, इट इज़ T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर इज इक्वल टू PI माइनस PO 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। ये आपको इक्वेशन मिल जाता है, और उसके ऊपर से P आप कैंसिल क्या होता है, देखिए पाई आर डेल्टा आर कैंसिल, पाई आर ये स्क्वायर चला जाता है, डेल्टा आर कैंसल, वी गेट, अब यहाँ पे बचता है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी यहाँ पे अब बचता है PI माइनस P0 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो सिर्फ R बचा है और यहाँ पे 2T अपॉन R। ठीक है, दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, दिस इज कॉल्ड एज लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। समझ में आया? फिर तो यहाँ तक पूरा लिखना है आपको, तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं लगे तो सब इरेज कर देती हूँ, तो ये इसका ये रहने देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसका ले लीजिएगा, इसको मैं पूरा इरेज कर देती हूँ लगे तो, ओके। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया। अभी यहाँ पे सोप बबल का भी दिया है, हमको यही पूछा है सिर्फ, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप के लिए बस इतना ही सफिशेंट हो जाता है, यहाँ तक ही आपको कंप्लीट लिखना है, ओके। समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का ही ये टॉपिक है, तो पूरा लिखना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये तो हम अपना लेक्चर के टाइम में ही हो गया है। कंटिन्यूटी इक्वेशन के स्टेटमेंट क्या है, तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन compressible fluid for a steady flow is same throughout the flow, ठीक है। ये तो हमारा पूरा हो गया है। क्या है, तो यहाँ पे फ्लो चाहिए, सिर्फ यहाँ पे फ्लो लिख लो। और अब यहाँ पे ये पाइप कंसिडर किया है जिसमें है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है ये पाइप में, और कैसा है अभी ये, तो वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो कांस्टेंट है। एक गिवन पॉइंट पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। और यहाँ पे हम दो सेक्शन को कंसिडर करने वाले हैं। पहला सेक्शन है A1, ये A1, और सेकंड सेक्शन है A2, ओके। दो को कंसिडर करेंगे तो वेलोसिटी जो है वो A1 सेक्शन में V1 है और A2 सेक्शन में V2 है, ठीक है। ये कंसिडर किया है। अब फ्लूइड कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल है, कॉम्प्रेस नहीं होता है, तो जो पार्टिकल्स है वो कैसे मूव करेंगे, इनसाइड द पाइप फास्टर मूव करेंगे, और जो नैरो सेक्शन में वो कैसे जाएंगे, फास्ट जाएंगे, और स्लो डाउन इवन इट कम्स दे कम्स इन द वाइडर सेक्शन। ये भी हमने देखा है, नैरो सेक्शन में वेलोसिटी ज़्यादा रहने की वजह से वो फास्टली मूव करेंगे, और जब वो ब्रॉडर सेक्शन में आएंगे, यानी ये सेक्शन में आएंगे, तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे V1 इज़ लेस देन V2, ये याद रखना है, ओके। समझ में आया? तो अब यहाँ पे V2 डेल्टा टी दिखा है आपको, और V1 डेल्टा टी, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। कैसी है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहता है।
तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है सपोज करो, और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कितना फ्लो मूव हो गया, और टाइम इज़ डेल्टा टी। सो डिस्टेंस कितना कवर कर दिया g2h के तरफ, तो इट इज़ v1 डेल्टा टी। और यहाँ पे s to r जाने के लिए डिस्टेंस कितना कवर हो गया है, v2 डेल्टा टी। ये है ना डिस्टेंस v1 इंटू डेल्टा टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आता है, इट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके, तो ये आ गया है, इसलिए ये आपको डायग्राम में v2 इंटू डेल्टा टी क्यों दिख रहा है समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है मैंने। तो अब मास कैसा है, मास ऑफ द फ्लूइड इज़ कांस्टेंट। अगर वो कैसा भी जा रहा है तो मास तो उसका फ्लूइड का कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे वो सेक्शन A1 में जाता है तो भी वही मास से जाएगा, A1 से A2 जाएगा तो मास भी वही रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटर्स एट A1 इन टाइम डेल्टा टी। वॉल्यूम कैसा रहेगा, एरिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया इंटू लेंथ बोलते हैं हम, बट अब यहाँ पे एरिया इंटू डिस्टेंस बोलेंगे। तो फर्स्ट A1 के लिए क्या आएगा, A1 D1 यानी डिस्टेंस है, D1 कितना है, v1 डेल्टा टी है। ओके, D1 की वैल्यू कितनी है, v1 डेल्टा टी, यहाँ पे मैंने लिखा है। और D2 की वैल्यू भी कितनी है, v2 डेल्टा टी। तो मास ऑफ फ्लूइड एंटर्स एट A1 इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आएगा, इट इज़ रो इंटू वॉल्यूम, ये आएगा। तो रो इंटू A1 वॉल्यूम कितना आया, अभी हमने निकाला है A1 v1 डेल्टा टी। ओके, इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। अगेन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लीव्स एट A2 इन टाइम डेल्टा टी, कितना वॉल्यूम, उसका भी वॉल्यूम निकाला है A2 v2 डेल्टा टी। ओके, तो मास कितना हो गया, फिर से रो A2 v2 डेल्टा टी। समझ में आया। तो इसको अगर अच्छे से ये एक्सप्रेशन को देखना है तो हमने जो लेसन पढ़ाते समय मैंने जो वीडियो तैयार किया है आप उसको अच्छे से देख सकते हो। ये तो एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हमने जो लेसन को मैंने लिया था, सिखाया था, पढ़ाया था, तब ये जो एक्सप्रेशन है वो मैंने धीरे धीरे और अच्छे से 1 बाय 1 स्टेप को एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए है। आप एक्सरसाइज मैंने जस्ट सॉल्व करके दी है आपको। ओके, तो अब हमने बोला है कि मास एंटर इन ब्रॉडर सेक्शन इट इज़ इक्वल टू इन नैरोअर सेक्शन, तो इसलिए दोनों को इक्वेट किया है। और फ्रॉम दिस क्या क्या कैंसिल होता है, देखो रो वन कैंसिल होता है, डेल्टा टी कैंसिल होता है, तो वी गेट A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी फ्लो। AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर से हम क्या बोलेंगे, A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, तो हियर AV इज द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, दैट इज AV इज इक्वल टू dV बाय dt। ठीक है, तो ये समझ में आया। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dV बाय dt, इसलिए उसको दिखाया है। ओके, तो अब यहाँ पे मास कैसा रहता है, तो ये बोलते हैं AV dV बाई dt, द क्वांटिटी dV बाई dt इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब ऑफ फ्लो, एंड इट इज़ कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लक्स। सिमिलरली जो रो इंटू dV बाई dt जो है, रो इंटू यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या रहता है, मास रहता है, तो इसलिए रो dV बाई dt इट इज़ इक्वल टू dm बाई dt इज कॉल्ड एज मास फ्लक्स। उसको क्या बोलेंगे, मास फ्लक्स। समझ में आया। तो इस हिसाब से ऐसे इस प्रकार से ये ये क्वेश्चन लिखना है। मैं सब इरेज कर देती हूँ, आप इसको आपके हैंडराइटिंग में लिख लो। और अगर ये एक्सप्रेशन जो कोई डायरेक्ट एक्सरसाइज देख रहा है, अगर उसको एक्सप्रेशन नहीं समझ में आता है तो जो मैंने लेक्चर लिया है उसमें का आप देख सकते हो। ये तो सिर्फ एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके दी है कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट से। ओके, ये यहाँ तक समझ में आया, से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इतना लिखना है। अब 8 नंबर का अपना क्वेश्चन था, एक्सप्लेन कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी ट्यूब क्या है, पहले तो वो लिखना पड़ेगा। कैपिलरी ट्यूब क्या है कि एक ऐसी ट्यूब है, उसको एक फाइन बोर है, यानी अगर ये ऐसी ट्यूब है तो उसको क्या है, एक फाइन बोर है। बोर यानी एक होल है, ठीक है, फाइन बोर है, ये होल है। ओके, एंड
ओपन एट बोथ द एंड्स। अब यहाँ पे मैंने क्लोज बताया, क्लोज नहीं है, बोथ इट इज़ ओपन एट बोथ द एंड, क्योंकि यहाँ बोर है यानी यहाँ पे भी वो ओपन है और ये साइड भी ओपन है। ओके, तो इट इज़ नोन एज कैपिलरी, उसको क्या बोलेंगे, कैपिलरी। और ये कैपिलरी जब हम इमर्स करते हैं या उसको डीप करते हैं इनसाइड द लिक्विड, अगर यहाँ पे लिक्विड है और इसमें अगर डीप करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, अब ये जो होल वाला पार्ट नीचे लिक्विड में है तो वी सी दैट देयर इज़ अ इंक्रीज, राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। इट इज़ नोन एज कैपिलरिटी, उसको ही क्या बोलेंगे, कैपिलरिटी। तो ये दोनों लिखना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन बोला है एक्सप्लेन कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन यानी दो टाइप्स के होंगे, राइज ऑफ लिक्विड और फॉल ऑफ लिक्विड, राइज और फॉल, ये दोनों को एक्सप्लेन करना है। सिर्फ राइज कब होगा, इफ़ वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डीप इन अ लिक्विड विच इज़ पार्शली और कंप्लीटली वेट्स द सरफेस ऑफ द कैपिलरी। यानी पार्शली वेट लिक्विड कौन सा रहता है, वाटर। पार्शली वेट लिक्विड कैसा रहता है, केरोसिन, ठीक है, एनी ऑयल। और जो फुल्ली वेट कंप्लीटली वेट वाला कौन सा लिक्विड रहता है, वाटर रहता है, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड में अगर इसको डीप किया तो वी सी देयर इज़ अ राइज इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, उसमें क्या होगा, राइज होगा। तो यही सेकेंड नंबर का पॉइंट दिया है, इफ़ वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज़ डीप इन अ लिक्विड विच इज़ पार्शली और completely weights the surface of the capillary, partially completely weights water है और partially weight क्या है, केरोसिन। ओके, द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी क्या होगी, राइज होगी, ठीक है। तो इसकी डायग्राम निकालनी बहुत ज़रूरी है। डायग्राम एक जहाँ जहाँ बुक में डायग्राम है वहाँ वहाँ आपको निकालना कंपलसरी है। डायग्राम को हाफ मार्क रहता है। अगर ऐसा नहीं पूछेंगे फिज़िक्स में कि ड्रॉ द डायग्राम, पर अगर बुक में डायग्राम है तो आपको निकालनी कंपलसरी रहती है। ओके, तो यहाँ पे इसके राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी की डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। वैसे ही कि अगर यही कैपिलरी हमने डीप की है ऐसे लिक्विड में कि जो कि कैसा है, जो इट डज़ नॉट वेट्स द सरफेस। ओके, तो ऐसे लिक्विड कौन सा है, इट इज़ मर्क्यूरी। कैसा लिक्विड है, मर्क्यूरी, जो वेट नहीं करता है, गीला नहीं करता है, ठीक है। द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ड्रॉप्स, तो कैपिलरी में क्या दिखाई देगा आपको, ड्रॉप्स दिखाई देगा, यानी फॉल दिखाई देगा, ठीक है। तो यह है कैपिलरी एक्शन, यहाँ पे भी डायग्राम निकालनी ज़रूरी है, ठीक है। तो समझ में आया, एक्सप्लेन कैपिलरी एक्शन, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ये सब आपको लिखना ज़रूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी को यहाँ पे ऐड करना है कुछ पॉइंट्स आप कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से 2 मार्क्स के लिए इतना सफिशेंट है। ओके, यहाँ इस पे 2 मार्क्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज फॉर अ लिक्विड हैविंग अ कॉन्केव मेनिस्कस। कॉन्केव मेनिस्कस यानी कैसा मेनिस्कस रहता है, कॉन्केव मीन्स ये सपोज ये कैपिलरी ट्यूब है तो यहाँ पे मेनिस्कस कैसा चाहिए, कॉन्केव, यानी इस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने बुक में 2 डायग्राम्स है, यानी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज ऑफ कैपिलरी। अब सपोज ये डीप किया है लिक्विड में तो राइज दिखना चाहिए और मेनिस्कस कैसा चाहिए, कॉन्केव चाहिए, यानी इस प्रकार से। तो ये जो है, तो इसके लिए अपने पास में 2 टाइप्स के एक्सप्रेशन हैं, तो कोई भी एक लिखा तो भी चलेगा। तो यानी आपको ये राइज जो है वो H से डिनोट करते हैं, तो ये राइज यानी H की वैल्यू निकालनी है आपको। तो H के लिए अपने बुक में 2 टाइप्स के इक्वेशन निकाले हैं, तो आप कोई भी एक लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको दोनों भी दिखाए हैं, देखो आगे देखेंगे उसको। यह है एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, मेथड है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के लिए ये आपको दिखाई दे रही है। अगर आपको ये सही लगता है आप इसको लिख सकते हो, या आगे वाला जो है फोर्सेस के हिसाब से निकालना वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो R स्मॉल r है, आपको R दिखाई दे रहा है, इट इज़ रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। R क्या है, ये कैपिलरी ट्यूब है, आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में, ठीक है। ये कैपिलरी ट्यूब है, तो R क्या है, स्मॉल r इज़ द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। और जो कैपिटल R दिखाई दे रहा है यानी ये, इट इज़ रेडियस ऑफ स्पेरिकल, ये जो कैपिटल R है रेडियस ऑफ कर्वेचर
ऑफ द मीनिस्कस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है या आर, कैपिटल आर, और दोनों में का एंगल कितना है, थीटा है। ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी इसके ऊपर से अब हम यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा इज़ थीटा के अपोजिट एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड है आर अपॉन हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू है यानी कितनी है, अपॉन आर, कैपिटल आर। तो सो आर की वैल्यू कितनी निकाली है, आर की वैल्यू आएगी अपनी कॉस थीटा, सॉरी आर की जो कैपिटल आर है वो नीचे है, आर अपॉन कॉस थीटा आएगी वैल्यू, यही यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, और अपने पास में इक्वेशन है एच रो जी इज इक्वल टू ट्वाइस टी अपॉन आर, तो कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी और फिर आपको क्या मिला, एच रो जी इज इक्वल टू ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन आर, और एच की वैल्यू मिली है ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉर ए लिक्विड। ओके, समझ में आया? तो ये भी आप लिख सकते हो, या आपको अगर ये नहीं लिखना है तो आगे वाला भी लिख सकते हो, और ये लिखो और ये लिखो यूजिंग फोर्सेस। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है यूजिंग फोर्सेस, तो जो राइज ऑफ कैपिलरी है वाटर की, तो इट इज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी। मुझे तो लगता है ये ज़्यादा से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कॉन्केविटी बोला है तो कॉन्केविटी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आप राइज ही बोल सकते हो, राइज के लिए बोला है क्योंकि अपना क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से इसको लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ कैपिलरी इज अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट है, हेंस वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द प्रॉपर कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। अब इतना लिखा नहीं तो भी चलेगा, इतना ही लिखा तो भी चलेगा ग्रेविटी तक, और डायरेक्टली आप लिख सकते हो द लेंथ ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट इनसाइड द कैपिलरी इज द सर्कम्फरेंस 2 पाई आर, दस द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज गिवन बाय क्या आता है। अब ये हमने बोला था जब डिटेल ये लेसन हमने देखा है, आप उसको प्लीज़, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप देखो, अभी मैं फिर से ये समझाऊंगी तो बहुत टाइम जाएगा, तो मैं ऐसा कंसिडर कर रही हूँ कि आपने वो मेरा लेक्चर देखा है, इसलिए आप ये इजीली आपको समझ में आ रहा है, आपका रिपीट हो रहा है ये। ओके, तो एफ टी की वैल्यू क्या आएगी, ये एफ टी कॉस थीटा और एफ टी साइन थीटा यहाँ पे रहता है, पर हमको सिर्फ एफ टी कॉस थीटा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इट बैलेंसेस वेट एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये ऐसा है, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, एफ टी कॉस थीटा, एफ टी कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, ये एफ टी है, 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हुआ है, एफ टी कॉस थीटा और एफ टी साइन थीटा। ये यहाँ पे है एफ टी साइन थीटा, एफ टी साइन थीटा, बट एफ टी साइन थीटा यहाँ पे उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि एफ टी कॉस थीटा क्या कर रहा है, इट बैलेंसेस द वेट एम जी। ओके, तो एफ टी की वैल्यू कैसे है, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ इन कॉन्टैक्ट, देयरफॉर इट इज़ टी इंटू 2 पाई आर, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग द टेंजेंट। देखो अलोंग टेंजेंट आपको दिखाई दे रही है, ये एफ टी जो है टेंजेंट है, देयरफॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज एफ टी वर्टिकल इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आगे आपको दिखाई दे रहा है कि इग्नोरिंग द लिक्विड इन द कॉन्केव मेनिस्कस का लिक्विड इग्नोर कर दिया, देन कैपिलरी राइजेज वॉल्यूम कितना है, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इतना लिखा नहीं तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप ये इक्वेशन लिख सकते हो। मास ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी राइज कितना रहता है, मास इंटू क्या रहता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, m इज इक्वल टू वी इंटू रो। तो रो की वैल्यू है यहाँ पे, और वॉल्यूम जो है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वेट कैसा हो गया, वेट इज इक्वल टू एम जी रहता है ना, तो m की वैल्यू वेट w इज इक्वल टू क्या रहता है, m इंटू जी। m की वैल्यू निकाली हुई वहाँ पे सब्सटीट्यूट की है और g लिखा है। ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वर्टिकल कंपोनेंट। हमने अभी देखा कि कैसा है एम जी वर्टिकल कंपोनेंट एफ टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट है एफ टी कॉस थीटा और एम जी। ठीक है, तो वही यहाँ पे है, देखो
तो देयरफॉर ये जो वर्टिकल ड्यू टू द सरफेस टेंशन, दस इक्वेटिंग राइट साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 की राइट साइड हम इक्वेट करेंगे। देखो 1 कौन सा है, 1 इज़ टी 2 पाई आर कॉस थीटा, इट इज़ इक्वल टू क्या आएगा फिर, इट इज़ पाई आर स्क्वायर एच रो जी, दोनों को इक्वेट किया है, एच की वैल्यू निकाली है, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, उसके ऊपर से सरफेस टेंशन की वैल्यू निकाली, यहाँ तक ही लिखना है। ओके, तो ये मुझे लगता है ये साइड ज़्यादा आपने लिखना चाहिए। ओके, तो और है ये, आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हो, तो बट मेरे हिसाब से ये जो सेकंड वाला है यही आपको लिखना चाहिए, तो यही ज़रूरी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर यहाँ तक ही है, ये भी आप टी की वैल्यू निकाल के दिखाइए, यहाँ तक भी लिखा आपने तो भी चलेगा। ओके, यहाँ तक अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था, इसलिए हमने बीच में अपना, नहीं तो थर्ड लेसन शुरू हो गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बट ये एक्सरसाइज को मैंने नहीं लिया था, ये क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, तो इसको आज कंप्लीट कर दिया है। तो इसको आप आपके हिसाब से आपके नोटबुक में लिखो, और अगर कुछ पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं, कुछ पॉइंट्स आपको निकालने हैं, तो आप आपके हिसाब से भी आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, आज के दिन इतना ही। अपने थर्ड लेसन चालू हो गया है, थर्ड लेसन के न्यू टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। मेयर्स रिलेशन देखना है, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।